नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, सूक्ष्मदर्शी। आइए दोस्तों, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। पहली और इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि यह एक प्रकाशिक उपकरण है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। एक बात आप ध्यान में रख लें कि सूक्ष्मदर्शी ऑब्जेक्ट को आवर्धित करता है, मैग्नीफाई करता है, उसको बड़ा करके दिखाता है। लाइट माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन की इमेज को मैग्नीफाई करता है। और हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और वो भी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो और भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो यह प्रकाशिक उपकरण है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई या आवर्धित करता है। माइक्रोस्कोप का काम है इमेज को बड़ा करके दिखाना। इस प्रक्रिया में लाइट का क्या क्या होगा? ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन का मतलब है लाइट आर पार जाएगी, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, डिफ्रैक्शन का मतलब विवर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। जब कोई सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है तो लाइट का ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ये चार घटनाएं होती है। सिंपल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें एक सिंगल लेंस होता है, इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धित लेंस। जिसमें एक सिंगल लेंस लगा हुआ हो वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। इधर देखिए, माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ मोर देन वन ग्लास लेंस। अगर दो या दो से ज़्यादा लेंस लगे हुए हों तो ऐसे माइक्रोस्कोप को कहा जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक बात आप याद रखें कि इस माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त होने वाले लेंस कॉन्वेक्स या उत्तल प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस के बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए अगर आपको माइक्रोस्कोप अच्छे से समझना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस जिसे उत्तल लेंस, और दूसरा है कॉन्केव लेंस जिसे अवतल लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस ऐसा दिखता है, किनारों से पतला और बीच में से मोटा। ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी है। और अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसका नाम अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस है। अगर बात करें इमेज या प्रतिबिंब की, तो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको बता रखा है कि रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। वास्तविक का क्या मतलब है? ऐसी इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। और आभासी का मतलब है जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके। वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और आभासी हमेशा सीधा होगा। माइक्रोस्कोप में हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। इसका मतलब ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये इमेज कौन सी बनाता है? जनरली वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जनरल जानकारी मैंने आपको बता दी है। देखिए, माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस अच्छे से समझना है। उससे पहले बेसिक जानकारी एक बार फिर बता रहा हूं। माइक्रोस्कोप केवल स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है, स्पेसिमेन की इमेज को बढ़ा के दिखाता है।
इस प्रक्रिया में लाइट का ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। अगर एक सिंगल लेंस हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास, और दो या दो से ज़्यादा लेंस लगे हुए हो तो कंपाउंड या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये कौन सी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। और इसी कॉन्वेक्स लेंस, अगर अकेले कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप, और दो कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का इस्तेमाल हो तो उसे कहा जाएगा कंपाउंड या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हमको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यह किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आई लेंस या नेत्र लेंस में भी किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ही है। आई लेंस भी किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। आँख में भी कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। लेंस के लिए कुछ कीवर्ड्स देखिए। मान लीजिए ये आपके पास एक लेंस है, कैसा है? उत्तल लेंस। अगर इसके इस वाले भाग को ऐसे गोला माना जाए तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ होगा। इस वाले भाग को गोला माना जाए तो इसका केंद्र बिंदु या सेंटर यहाँ होगा। और इसे ही कहा जाता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी लेंस की एक सतह को संपूर्ण गोला माना जाए तो उसका केंद्र बिंदु, तो यहाँ पर दो वक्रता केंद्र हो गए, इसलिए एक को C1 और एक को क्या बोल दिया? C2। एक और शब्द है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। लेंस का मध्य बिंदु जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? O से, क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस है, इसका ये मध्य बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? O। और लेंस से संबंधित सभी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। एक बार फिर बता रहा हूँ, लेंस से संबंधित दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र से। यह लेंस का मध्य बिंदु है। एक और टर्म है वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये वक्रता केंद्र C1, ये वक्रता केंद्र C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर O। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। फिर है फोकस। ये क्या था? वक्रता केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र दोनों का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट क्या होगा? फोकस। इधर C1 है इसलिए फोकस को F1, इधर C2 है इसलिए फोकस को F2 कह रहे हैं। एक बात और, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल f, जिसको फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच का डिस्टेंस, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब फोकस मिड पॉइंट में है तो इसका डबल हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इस काल्पनिक रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस से संबंधित। इन बातों को अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ये बेसिक जानकारियां हैं जो आपको आना ज़रूरी है। लेंस
कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस आंख में होगा। गोला माना जाए सेंटर वक्रता केंद्र होगा। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र, मध्य बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, दोनों का मध्य बिंदु फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और वक्रता केंद्र के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। और आर और एफ में क्या रिलेशन है? वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। इस रिलेशन को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ऐसी इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र फोकस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। लेंस के लिए याद रखना 2 वक्रता केंद्र और 2 ही फोकस हो रहे हैं। इधर वाले को C1, F1, C2, F2, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, इस उत्तल लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र C1 और यहाँ पर वक्रता केंद्र C2। ऑप्टिकल सेंटर और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु है वो है फोकस। इस वाले को F1 और इस वाले फोकस को F2। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या। और ये मैंने आपको बता दिया है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। एक काल्पनिक रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ये देखिए, ये फोकल लेंथ, ये फोकस, रेडियस, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब उत्तल लेंस के लिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर स्थिति पर रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, उस इमेज की साइज कैसी होगी और उस इमेज का टाइप क्या होगा। टाइप का मतलब 2 ही टाइप होते हैं, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए, मान लीजिए आपने बिंब या ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा। ये देखिए, यहाँ से ये अनंत है, यहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज F फोकस पर बनेगी यहाँ, ये देख लीजिए, और बहुत छोटी बिंदु नुमा बनेगी और इमेज का प्रकार वास्तविक और उल्टा होगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लाएं, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो इमेज इधर चली जाएगी फोकस और C के बीच, उल्टी। इमेज वास्तविक और उल्टी ही बनेगी, ये थोड़ा छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदुनुमा, ये देख लीजिए। तो छोटा और वास्तविक उल्टा। थोड़ा और ऑब्जेक्ट को आगे लाए और इधर आप वक्रता केंद्र पर ही रख दिए तो इधर भी इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, बस उल्टी। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। किसी उत्तल लेंस के द्वारा समान साइज का और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिया, ये देख लीजिए, तो इमेज इधर, मान लो इधर भी इनफाइनाइट, तो C और इनफाइनाइट के बीच, और ये थोड़ा बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा। और फोकस पर ही रख दिया तो इनफाइनाइट पर बनेगा बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ये टेबल आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अगर C पर है तो C पर बनेगा समान साइज का और वास्तविक और उल्टा। देखो, अगर बिंब अनंत पर है तो इमेज या प्रतिबिंब फोकस पर, इसका उल्टा
अगर बीम फोकस पर है तो इमेज अनंत पर। अगर ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच है तो इमेज फोकस और सी के बीच। इसका अपोजिट देखिए, केवल एक ही याद रखना है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। बस याद रखिए इन पांचों कंडीशन में उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इन पांचों कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। अगर आपसे कोई जनरल पूछे कि उत्तल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है तो आपको बताना भी क्या है, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि जनरली ये रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा ही बनाता है। ये रही कंडीशन। देखिए, अगर बिंब या ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, बिंब फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, बिंब अनंत और सी पर है तो प्रतिबिंब फोकस और सी पर। इसका उल्टा हो गया, मतलब ये जैसी है इसका उल्टा हो गया, और सी पर है तो सी पर ही बनेगा समान साइज का वास्तविक और उल्टा। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। बड़ा प्रतिबिंब और इधर छोटे प्रतिबिंब, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो ये 6th कंडीशन है इस कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये समझाने के लिए ही मैंने ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस आपको दोबारा पढ़ाया। तो 6th कंडीशन यही माइक्रोस्कोप में काम आती है। क्या है 6th कंडीशन? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो प्रतिबिंब या इमेज बिंब की तरफ ही बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। देखिए, उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कोई आपको कहे कि अगर उत्तल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो आप समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट डेफिनेटली उसके प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है। और ये जो आभासी सीधा बनेगा इसका साइज बड़ा होगा बिंब से। उत्तल लेंस की ये एकमात्र कंडीशन है जिसमें उत्तल लेंस आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए ध्यान से, इसी कंडीशन को मैंने यहां पर रे डायग्राम बनाया है। ये उत्तल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरी, और ये दोनों यहां पर इधर देखिए समानांतर है, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। मान लो देखने वाला यहाँ है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें इधर कहीं से आई है या किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस ए की इमेज क्या बनेगी, ए डैश, और बी की बी डैश। तो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट बिंब, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज प्रतिबिंब। और ये इमेज आपको साफ साफ दिख रही है, बड़ी बन रही है। और मैं आपको यही बोल रहा था कि माइक्रोस्कोप का काम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाना है, मैग्निफिकेशन या आवर्धित करके दिखाना है। और माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सीधी इमेज तब ही बना पाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ए डैश बी डैश इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ये कंडीशन अगर आपने अच्छे से याद रख ली तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 कंडीशन में उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर बिंब या ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाए तो इस कंडीशन में इमेज या प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा। और इसका रे डायग्राम आपके सामने है। ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा है
तो इमेज यहाँ पर बना है और वो भी बड़ा, और बड़ा इमेज बन रहा है। एक तरीके से यही रे डायग्राम किसके लिए होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस है, इस एक उत्तल लेंस की वजह से अगर आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को उस उत्तल लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाइए, ये उसको मैग्नीफाई करके आपको आभासी और सीधा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखा देगा। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिसमें एक अकेला क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। आपको अपने आप मैग्नीफाई या आवर्धित इमेज दिखेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आएगा? जब मैंने आपको शुरू से कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से समझाया। इसलिए उत्तल लेंस के बारे में अच्छे से जानकारी के बाद अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है तो आपको समझ में आ गया कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरीके से उत्तल लेंस की छठी कंडीशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। तो इमेज प्रतिबिंब की तरफ ही बनेगी, बड़ी साइज और आभासी और सीधी। यही कंडीशन किस में काम आ रही है? सिंपल माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में। दोस्तों, माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके आवर्धित करके दिखाता है। अब आपको कोई कह रहा है कि माइक्रोस्कोप 10 गुना ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, इसका मतलब नॉर्मल आई से जो आपको दिख रहा था माइक्रोस्कोप ने उसकी तुलना में 10 गुना बड़ा करके दिखाया। माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन नॉर्मल आई से है। अब मान लीजिए आप ये उंगली है, जैसे जैसे इसको पास लेके आते जाओगे आपको लगेगा ये बड़ी होती जा रही है। आंख के द्वारा भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जा सकता है। तो आंख अधिकतम मैग्नीफाई करके किस पॉइंट पर देख सकती है? निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर। किसी वस्तु को आंख के द्वारा जितना भी बड़ा करके आपको देखना है तो उस वस्तु को आंख से 25 सेंटीमीटर पर रख दो। आइए देखते हैं। हम जानते हैं किसी वस्तु को एकदम साफ देखने के लिए उसकी आंख से न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे ही हम नियर पॉइंट या लीस्ट पॉइंट या निकटतम बिंदु भी कहते हैं। आंख के लिए अधिकतम बिंदु फार पॉइंट, दूरस्थ बिंदु कितना होता है? अनंत। और निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यह आंख है, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस आंख पर जो कोण बनाया गया उसे कह रहे हैं अल्फा। और ये अल्फा क्या है? विजुअल एंगल। एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख के ऊपर बनाया गया कोण अल्फा है। और इस अल्फा का मान मैक्सिमम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट और आंख के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो। नॉर्मल आई के लिए डी 25 सेंटीमीटर पर विजुअल एंगल अल्फा मैक्सिमम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये अल्फा जितना मैक्सिमम होगा इमेज उतनी ही बड़ी होके दिखेगी। तो हमने क्या किया? आंख के लिए एक कंडीशन फिक्स कर ली कि d बराबर 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसके लिए अल्फा का मान, विजुअल एंगल का मान मैक्सिमम होगा। और विजुअल एंगल का मान मैक्सिमम होगा तो आंख के द्वारा जो बनाई गई इमेज है वो भी मैक्सिमम होगी या उसका साइज भी मैक्सिमम होगा। बात समझ रहे हैं? आंख की इस कंडीशन को आप याद रखें। देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा होगी h उतना ही ज़्यादा थीटा या विजुअल एंगल ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा लोगे तो विजुअल एंगल का मान ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h जितना ज़्यादा उतना ही विजुअल एंगल, जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, वो भी ज़्यादा होगा। और आँख के लिए अल्फा का मान मैक्सिमम कब होगा? d बराबर 25 सेंटीमीटर पर। और विजुअल एंगल क्या है आँख के लिए? अल्फा एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर बनाया गया कोण
विजुअल एंगल है, और विजुअल एंगल जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखाई देगा। अब ये तो है आँख। याद रखें अल्फा का मान माइक्रोस्कोप से इसका कोई संबंध है ही नहीं, ये तो नॉर्मल आई के लिए है। नॉर्मल आई और ऑब्जेक्ट या बिंब, तो बिंब नॉर्मल आई पर कितना एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो ये बात क्लियर कर लें कि अल्फा का माइक्रोस्कोप में आप अल्फा एंगल ढूंढने की कोशिश नहीं करें। अल्फा तो एक एंगल है जो ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया है। जब ऑब्जेक्ट आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, और 25 सेंटीमीटर पर ही क्यों रखा, क्योंकि आँख के लिए निकटतम बिंदु नियरेस्ट पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई या आवर्धित करके देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, और वास्तव में ये माइक्रोस्कोप क्या करेगा, विजुअल एंगल को बढ़ा देगा। देखिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, और मैंने आपको बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की छठी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाए, उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो बड़ी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आइए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, ये इसका फोकस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, मुख्य एक्स के समांतर एक लाइन खींची जो फोकस से गुजरेगी, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से निकाला। ये रे डायग्राम बनाने का मेथड है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो मिलेगी नहीं, यहाँ देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रही है। जिस बिंदु पर ये पीछे जाकर मिल रही है वहाँ पर बनेगा ए डैश और इधर बी डैश। तो ये बन गई इसकी इमेज, और इस फाइनल इमेज के द्वारा इस लेंस पर जो एंगल बना है उसे क्या कह रहे हैं, बीटा। और सिंपल सी बात है, इस बीटा का मान अल्फा से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये देखिए जो इमेज बनी है उसका साइज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने कहाँ रखी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। और इमेज भी कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। इस एक ही कंडीशन में उत्तल लेंस वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये बीटा क्या है, ये भी विजुअल एंगल है। ये बीटा एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, इस लेंस पर या ऑप्टिकल सेंटर पर फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल बीटा है। और किसी लेंस की मैग्निफिकेशन या आवर्धन m बीटा अपॉन अल्फा से निकाला जाता है। और बीटा क्या है, फाइनल इमेज के द्वारा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनाया गया एंगल बीटा है। और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट को आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल अल्फा है। और बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या बताएगा, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, बीटा और अल्फा को अच्छे से ध्यान में रख लें। एक बार फिर कह रहा हूँ, अल्फा का इस लेंस से कोई रिलेशन नहीं है। अल्फा तो एक कंडीशन है नॉर्मल आई के लिए कि आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर जो एंगल बनेगा वो है अल्फा। और बीटा क्या है, फाइनल इमेज के द्वारा कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनाया गया एंगल बीटा है। और बीटा अपॉन अल्फा का मान ही किसी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कहलाएगा। सिंपल भाषा में माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा है, आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक सिंपल सी अप्रोच आप देखो कि पहले ट्राई तो करो कि नॉर्मल आई से दिख रहा हो, और नॉर्मल आई
मैक्सिमम मैग्नीफाई करके देख सकती है 25 सेंटीमीटर पर। जैसे बहुत दूर कोई वस्तु है तो छोटी दिखाई देगी, अगर आप उसको नज़दीक लाते जाओगे तो वो बड़ी दिखाई देने लग जाएगी। और मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर इससे भी ज़्यादा नज़दीक लेके आए तो फिर आँख क्लियर इमेज नहीं बना पाएगी। तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखना है तो पहले आँख से मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर सकते वो तो करो, उसके बाद उसकी तुलना करो किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ। देखिए नॉर्मल आई का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी आई से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतनी ही छोटी बनती है, सिंपल सी बात है। अब हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो यदि ऑब्जेक्ट को और पास लाया जाए तो भी वो मैग्नीफाई होकर दिख सकता है। जितना पास लेके आते जाओगे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई अक्षर लिखे हुए तो छोटे दिखाई देंगे, और जितने पास लाते जाओगे तो आपको बड़े दिखाई देंगे। इस ऑब्जेक्ट को आप आंख से मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ला सकते हैं, उससे पास लेके आए तो फिर ब्लर इमेज बनेगी। 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लेके आ गए तो आई सही से नहीं देख पाती है, क्योंकि आंख के लिए, आई के लिए नियरेस्ट पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपकी आंख 25 सेंटीमीटर मिनिमम, इससे ज़्यादा नज़दीक लेके आ गए तो फिर क्लियर इमेज नहीं बनेगी। तो मान लो इस पर कोई अक्षर लिखे हुए हैं और इसको आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो बिना माइक्रोस्कोप के पहले नज़दीक तो लाइए और 25 सेंटीमीटर पर लाइए। आँख की मैक्सिमम मैग्नीफाई क्षमता है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रहे, तो आँख मैक्सिमम उसका मैग्निफिकेशन या आवर्धन करेगी। आँख के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये आँख है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर बनाया गया विजुअल एंगल अल्फा है, और ये कब, जब ऑब्जेक्ट और आँख के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यदि इस ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं तो अब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। मान लीजिए इस मार्कर पर कोई अक्षर लिखे हुए हैं, आप उसको देखना चाहते हैं तो पहले तो आप ट्राई करें 25 सेंटीमीटर, फिर भी नहीं दिख रहे हैं तो आप फिर लेंस का यूज़ करें या माइक्रोस्कोप का यूज़ करें। तो माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाएगा और इस इमेज द्वारा बनाया गया जो विजुअल एंगल है, बीटा का मान क्या होगा, ज़्यादा, और मैग्नीफिकेशन या आवर्धन बीटा बटे अल्फा होता है। बीटा का मान ज़्यादा, अल्फा का मान कम, तो आवर्धन जो होगा उसका मान 1 से ज़्यादा ही होगा। एक बात आप याद रख लें कि विजुअल एंगल जितना ज़्यादा बड़ा, इमेज उतनी ही ज़्यादा या मैग्नीफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर दो माइक्रोस्कोप का आप कंपैरिजन करें और कोई कहे कि एक माइक्रोस्कोप का बीटा या विजुअल एंगल ज़्यादा है, दूसरे का कम है, जिसका बीटा या विजुअल एंगल ज़्यादा है वही माइक्रोस्कोप मैक्सिमम आवर्धन या अधिकतम आवर्धन करेगा। तो आवर्धन का विजुअल एंगल से सीधा रिलेशन है। नॉर्मल आई के साथ रिलेट करके आप देख लें, अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा नॉर्मल आई पर जो बनाया गया कोण है जब ऑब्जेक्ट आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर हो, और बीटा क्या है, फाइनल इमेज। इस ऑब्जेक्ट की लेंस ने, माइक्रोस्कोप ने इमेज बनाई बड़ी, और इस बड़ी इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल है वो क्या है, बीटा, और बीटा का मान अल्फा से ज़्यादा ही होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन या आवर्धन। और यहाँ पर m का मान, क्योंकि ये ज़्यादा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए मान 1 से ज़्यादा ही आएगा। दोस्तों सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये सारी चीज़ें आपको डराने के लिए है। अगर आप 10th क्लास की बेसिक नॉलेज भी रखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखते हैं तो फिर बिल्कुल आसान है सिंपल माइक्रोस्कोप को समझना। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता 10x होती है। सिंपल सी बात है, कहीं ना आपसे पूछ ले कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हो सकती है, 10 गुना तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है।
बार बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मल आई, और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक सिंपल सी लाइन है, यदि आंख से आपको किसी वस्तु को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन और क्लियरिटी के साथ देखना है तो उसे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो। ऑब्जेक्ट है ए बी, उसे आंख से रखा गया d बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ए बी को बोला जा रहा है एच नोट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर जो कोण बनाया गया है वो है अल्फा। अगर आपको यहां से tan अल्फा निकालना है तो लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है d, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। लंब ऑब्जेक्ट की हाइट, आधार ऑब्जेक्ट की आंख से डिस्टेंस। अब इस ए बी को एच नोट भी पढ़ा जा सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो देखिए अल्फा का मान बहुत कम होता है, इसलिए tan अल्फा को अल्फा बोल सकते हैं। तो अल्फा बराबर ए बी अपॉन डी, और ए बी को क्या बोला जा सकता है, एच नोट अपॉन डी। इसका मतलब नॉर्मल आई कॉन्सेप्ट से अल्फा का मान एच नोट अपॉन डी आ गया। देख लीजिए, एच नोट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये चीज तो आप कंफर्म कर लें, ये तो याद ही रखनी है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब बीटा के मान के लिए देखिए, याद कीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस की वो कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को, बिंब को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। तो देखिए यहां पर एक बिंब है ए बी, और फिर यहां से इसने एक इमेज बनाई ए डैश बी डैश, ये मैं आपको बता चुका हूं। ए डैश बी डैश एच डैश है हाइट ऑफ इमेज। इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू ई, और इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस है वी नोट। ये ध्यान में रखना है, इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस है वी नोट, और इस लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू ई। देख लीजिए, विजुअल एंगल बीटा निकालना है, वही लंब बटे आधार। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो इस बीटा को आप ए डैश बी डैश के हिसाब से निकाल लें या ए बी के हिसाब से निकाल लें, एंगल तो वही है, और हमें एंगल चाहिए तो बीटा का मान बहुत कम है, इसलिए tan बीटा को बीटा लिख दो। यहां से निकाल रहे हैं लंब ए बी और आधार ओ बी, और O से लेकर प्रकाशिक केंद्र से लेकर बिंब की दूरी यू ही है, और ये ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू एच नॉट अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू एच नॉट अपॉन डी। डी ऊपर चला जाएगा, एच नोट से एच नोट कैंसिल, डी अपॉन में यू ई। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता डी अपॉन यू ई। कितनी आसान बात है। डी तो आप जानते ही हैं 25 सेंटीमीटर होगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसा बोले कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको कितना बड़ा कर सकता है। तो देखो ये तो 25 सेंटीमीटर फिक्स है ही, ऑब्जेक्ट कितना है 2.5, ये पॉइंट हटा, और आंसर कितना आ गया 10x। ये मैंने एज्यूम किया है, और 10x क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप 10 गुना ही मैग्नीफाई कर सकता है। अल्फा की वैल्यू आपको याद रखनी है, बीटा की मैंने आपको बोला
कि ऑब्जेक्ट को लेकर भी बीटा निकाल सकते हैं और इमेज को लेकर भी बीटा निकाल सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि इमेज के द्वारा इस लेंस पर डाला गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? बीटा। बिल्कुल सही है, लेकिन मैथमेटिकली आप देखेंगे तो इस लाइन से, और ये बीटा निकालना है तो इस ट्रायंगल से भी निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। हमने इस कंडीशन में ABO ट्रायंगल से निकाल के देख लिया और यहां से मैग्निफिकेशन D/UE आया है। 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि किसी लेंस की मैग्निफिकेशन V/U होती है। कोई आपसे बोल रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर बताइए, M। ध्यान से देखिए, इस लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, तो वो कितनी है? UE। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एक बात और ध्यान में रख लें, अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज 25 सेंटीमीटर या D के बराबर ही होनी चाहिए। कहने का मतलब V0 बराबर है किसके? D के, तब ही मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है? V0, और V0 किसके बराबर होनी चाहिए? D के, तो वो कॉन्सेप्ट सीधा भी आ गया। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, सिंपल माइक्रोस्कोप V लेंस से इमेज की डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो V0 UE था। लेकिन हम जानते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए V0 बराबर, मतलब जो इमेज है वो भी D डिस्टेंस पर बननी चाहिए, तो ये आ गया। एक तरीका और देख लो, हम बात कर रहे थे M बराबर β/α की। अल्फा हमारे पास आ चुका था H0/D। देखिए, बीटा हमें चाहिए था, पहले हमने यहां से लिया था। अब ये देखिए, लंब बटे आधार, लंब क्या है? A', B', और A', B' क्या है? H', हाइट ऑफ इमेज, और आधार क्या है? OB', यहां से लेकर यहां तक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है? D। ये देख लीजिए, ये आधार है वास्तव में लेंस से इमेज की डिस्टेंस, उसको V0, और V0 किसके बराबर होना चाहिए? D के। तो बीटा की वैल्यू H'/D। तो देखो, बीटा क्या हो गया? H'/D। अल्फा क्या हो गया? D/H0। D से D कैंसिल। याद कीजिए, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी प्रूव हो गया। कहने का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप वाले कॉन्सेप्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को याद रखें D के लिए। नॉर्मल आई के लिए अल्फा का मान H0/D याद रखो, और अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो V0 का मान भी किसके बराबर होना चाहिए? D के बराबर। ये दो बातें याद रख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व। अब इस बीटा की वैल्यू आपने ये लेके भी निकाल ली तो भी आंसर देखिए D/UE आ रहा है, और वास्तव में D क्या है? V0। V0/UE क्या हो गया? यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर A', B' लेके बीटा निकालना है तो भी H'/H0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है।
कैसे भी देख लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट से बस दो बातें एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल आई के लिए अल्फा का मान H0/d, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको याद रखना है कि जो इमेज बनेगी उस इमेज की लेंस से डिस्टेंस V0 का मान d के बराबर होना चाहिए, और d कितना है 25 सेंटीमीटर। और ये कंडीशन है जब आपको इस सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको आपको पकड़ के रखना है, याद रखना है अच्छे से। इन चीज़ों को बार बार रिवाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो अब आप उसको समझे कैसे, या तो बार बार वीडियो देखो कि सर ने इसको क्या बोला है, ये कैसे हुआ है। इसलिए वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी आपको चीज़ें थोड़ी टफ लगे उनको मैं अच्छे से 2 या 3 बार क्लियर करता हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉर्मल आई के लिए विजुअल एंगल अल्फा का मान आपको याद रखना है H0/d। H0 कहाँ से मिलेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसकी हाइट, और बटे में d क्या है? आंख के लिए निकटतम बिंदु या नियरेस्ट पॉइंट। ऑब्जेक्ट की हाइट में 25 सेंटीमीटर का भाग दे दो, अल्फा का मान आ जाएगा। याद रखें दोनों के यूनिट अगर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये आंख है, इससे d डिस्टेंस पर, d का मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर AB एक ऑब्जेक्ट है। इस AB की हाइट को H0 कहा जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस आंख पर जो एंगल है वो अल्फा, tan अल्फा निकालना है। अल्फा बहुत छोटा है इसलिए tan अल्फा को अल्फा बोल सकते हैं, और tan की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB, आधार क्या है? D, और AB को क्या बोला जा सकता है? H0, इसलिए अल्फा का मान H0/d है। ये आपको याद रखना है। और D क्या है? नियरेस्ट पॉइंट, जिसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो प्रकाशीय केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी V0 जो है वो D के बराबर होनी चाहिए। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की छठी अवस्था, जब बिंब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्ट AB को यहां रखा, इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ किया, इमेज A', B' यहां आई, लेंस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस UE और लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस V0। ये लाइन आपको बता रही है कि अगर आपको अधिकतम आवर्धन चाहिए तो V0 की वैल्यू D या इमेज जो है वो कहां बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। यह बात ध्यान में रख लें आप। अब बीटा की कैलकुलेशन, ये बीटा है, चाहो तो आप AB के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे A', B' के अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने आपको AB के अकॉर्डिंग करके दिखाई है। tan बीटा बहुत छोटा है इसलिए बीटा भी बोल सकते हैं, लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB, आधार क्या है? UE, और AB क्या है? H0, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। M मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बीटा/अल्फा। बीटा की वैल्यू H0/UE, अल्फा की वैल्यू H0/d, तो d ऊपर चला जाएगा। ये देख लीजिए H0 से H0 कैंसिल, और यहाँ पर आवर्धन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए d में भाग दे दीजिए कि कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। अगर बीटा की कैलकुलेशन A', B' के अकॉर्डिंग करें तो देखो, वही tan बीटा को बीटा बोल दे, लंब बटे आधार। लंब क्या है? A', B', आधार क्या है? OB'। A', B' क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और O से लेकर B' ये क्या है? V0। और याद कीजिए V0 को क्या लिख सकते हैं? D। ये रहा, क्यों लिख सकते हैं D? तो M, बीटा की वैल्यू H'/V0, अल्फा की वैल्यू D
एच नोट अपॉन डी होता है तो ऊपर चला गया, वी नोट डी के बराबर होता है इसलिए डी से डी कैंसिल, और यहां से आवर्धन एच डेस अपॉन एच नोट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भाग दे दे, ये जरूर याद रखना है। 25 सेंटीमीटर में जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसका भाग दे दो तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डी आपको खुद माननी है तो केवल एक वैल्यू देनी पड़ेगी एग्जामिनर को और आराम से आपको उलझाया जा सकता है। अगर आपको ये बोला जाए एक सिंपल सा क्वेश्चन इतनी सी जगह में हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट लेंस से 2.5 सेंटीमीटर पर है, सिंपल माइक्रोस्कोप से 2.5 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है, बस आपसे ये पूछ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो आप खुद देखिए ये वैल्यू किसकी आ गई, यूई की। आपको क्या चाहिए, एम, मैक्सिमम चाहिए डी अपॉन यूई। ये देख लीजिए यूई, डी कितना होता है 25, ये कितना है 2.5, आंसर कितना आ गया 10 गुना। याद रखें एम मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि जो यूनिट इसका है वही इसका है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है मैग्निफिकेशन। तो आपको ध्यान में रखना है, एक सिंपल सी चीज दे के आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू आपको याद है। नॉर्मल लाइट के लिए आपको अल्फा का मान याद रखना है, डी की वैल्यू याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो वी नोट का मान डी के बराबर होना चाहिए, और फिर ये फॉर्मूला डी अपॉन यूई, ये तो आप जानते ही हैं, एच डेस अपॉन एच नोट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो एग्जाम में सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा भी क्वेश्चन आए इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में अल्फा का मान अब आपको याद ही हो गया होगा, एच नोट अपॉन डी, मैग्निफिकेशन डी अपॉन यूई। केस फर्स्ट ये है कि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो, अधिकतम आवर्धन। तो मैंने आपको बताया है, आप जानते हैं इस कंडीशन में फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बननी चाहिए, मतलब वी नोट की वैल्यू डी होनी चाहिए। और ये जो कैपिटल डी की बात कर रहा हूं ये 25 सेंटीमीटर है आंख का निकटतम बिंदु। एम बराबर डी अपॉन यूई। लेंस सूत्र आप जानते हैं, 1/, फोकस दूरी बराबर 1/v, लेंस से इमेज की डिस्टेंस 1/u, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखिए साइन कन्वेंशन में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो माइनस में। बार बार मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, इमेज भी उधर ही है जिधर ऑब्जेक्ट है तो वो भी माइनस में, दोनों वैल्यू माइनस में। तो देखिए यहां पर यूई को माइनस में ले लिया और इमेज की डिस्टेंस है उसको वी नोट कह रहे हैं, और वी नोट की वैल्यू डी है और डी भी माइनस डायरेक्शन में है। तो साइन अपन ने ले लिए है, यहां से जो फॉर्मूला आएगा इसमें आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए 1/f 1/ -d प्लस, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए 1/ue। अब इस माइनस वाले को इधर लेके गए प्लस में आ गया। इस समीकरण को d से गुणा किए तो d से गुणा करेंगे d/f, d/d और d/ue, ये कट के 1 हो गया। d/ue का मतलब है आवर्धन, तो m बराबर 1 + d/f, और स्मॉल f यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप में काम आने वाले कॉन्वेक्स लेंस की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू m बराबर 1 + d/f। अगर आपको किसी सिंपल माइक्रोस्कोप में काम आने वाले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बता दी जाए
तो आप उसकी अधिकतम या मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, 12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना होगा मैक्सिमम। अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो देखो 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 25, फोकल लेंथ कितना दे रखा 12.5, 12.5 का डबल कितना होता 2 बार, और यहां पर आवर्धन कितने गुना हो गया 3 गुना। सिंपल माइक्रोस्कोप में काम आने वाले कॉन्वेक्स लेंस की अधिकतम मैग्नीफिकेशन m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी है 25 सेंटीमीटर और f है उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। केस फर्स्ट के बाद केस सेकंड है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई से। अगर आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इस केस में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी और u आपको पता है माइनस यू ई, और रिलैक्स आई है इसलिए इमेज इनफाइनाइट पर। आपके पास लेंस फॉर्मूला है, u की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू इनफाइनाइट है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया। 1/u e किसके बराबर है 1/f के। ये f क्या है फोकल लेंथ या फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस की। आवर्धन का फॉर्मूला ये है d 1/u e की वैल्यू किसके बराबर है 1/f के। तो इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन सीधा का सीधा d/f है। ये कंडीशन है रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बने। और अगर आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए उस कंडीशन में फाइनल इमेज डी पर बनती है और वो आवर्धन का मान आपको मैंने बता रखा है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये वाला ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, इस वैल्यू को आप अच्छे से याद रखें। ये सिंपली मैंने आपको समझा दी है। अगर इमेज इनफाइनाइट पर बने तो m की वैल्यू d अपॉन एफ, और अगर कैपिटल D डिस्टेंस पर बने तो अधिकतम आवर्धन होगा। और ये किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है। इस वैल्यू को आप अच्छे से याद रख लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए विजुअल एंगल अल्फा h0 अपॉन डी, आवर्धन d अपॉन यू ई, और कैपिटल D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए, ये एक स्वस्थ आई के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब इमेज D डिस्टेंस पर बने m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, और सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर यही है। दो सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका यूज सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में किया जाता है। नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर ज्ञात करो। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा और मैग्नीफिकेशन पावर पूछी गई है तो आप समझ लीजिए वो आपसे मैक्सिमम या अधिकतम आवर्धन ही पूछ रहा है। तो अधिकतम आवर्धन का फॉर्मूला ये रहा, d की वैल्यू कितनी है 25 और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 5। ये कितना हो गया 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5 में 1 जोड़ दिया, आवर्धन कितना हो गया 6 गुना। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 6 गुना हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी और बेसिक चीज़ें भी ठीक होगी। नॉर्मल आई के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी नॉर्मल आई है और उसके लिए आवर्धन m बराबर 5x है। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल आई के लिए जो आवर्धन है वो d अपॉन एफ होता है। ये मैंने आपको लिखवा रखा है केस नंबर 2 में। और यदि किसी व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 की जगह 40 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया तो आवर्धन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन से एक बात तो ये पता लगी, किस व्यक्ति का निकटतम बिंदु दूर चला गया। कहने का मतलब इसको निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की दिखती है।
तो दूरदृष्टि दोष में मैं आपको बताता था कि ऐसे जो भी रोग दे रखा है उसको गोला कर लो, दूर की वस्तु साफ और निकट की वस्तु धुंधली। निकट की वस्तु धुंधली क्यों हो गई? क्योंकि इसका नियरेस्ट पॉइंट कहाँ निकल गया? 40 सेंटीमीटर पर, जबकि नॉर्मल आई का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया, तो अब आवर्धन कितना होगा? देखो, नॉर्मल आई के लिए डी की वैल्यू 25, 5x का मतलब आवर्धन 5, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ तो लेंस की वही है, क्या हुआ है, जो निकटतम बिंदु है वो दूर चला गया है 25 की जगह 40 पर। तो इस कंडीशन में अगर आपको m डैश निकालना है तो 25 की जगह d 40 हो गया, f की वैल्यू 5 है और आवर्धन कितना हो गया? 8 गुना। पहले 5 गुना आवर्धन था, तब d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, d की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो गई, तो आवर्धन कितना हो गया? 8 गुना फॉर्मूले से। और जब d की वैल्यू 25 से शिफ्ट होकर आगे चली गई तो ये रोग कौन सा हो गया? हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, दूरदृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये था कॉन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपको समझा दिए हैं। वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, एक एक कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी और क्लियरिटी को समझो और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।